नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। कृषि दर्शन कार्यक्रम साल दर साल आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां लेकर आता रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम लाभान्वित करता है। तो आज भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसमें 3 सेगमेंट्स होंगे: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और साथ ही बात होगी फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। तो चलिए किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट विज्ञान और किसान की। हिमाचल प्रदेश में मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियों पर सेब की उन्नत किस्म की खेती रंग ला रही है। और इसका लाभ ये है कि न सिर्फ रंगत सेब की अच्छी हुई है, बल्कि उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। और उसी का ये नतीजा है कि किसान भी इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में सेब बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। अकेले शिमला जिले में ही करीब 38,000 हेक्टेयर पर सेब के बाग लगे हैं और पैदावार 4,99,422 टन के आसपास है। ये जिला परंपरागत रूप से सेब की डिलीशियस किस्म के लिए जाना जाता है। हालांकि सेब के बागों में परागणक के कम अनुपात की वजह से रकबे में वृद्धि के बावजूद उत्पादकता कम रह गई है। इसके अलावा सेब उत्पादकों को निम्न स्तर के निर्माण जैसी दूसरी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। साथ ही 2 और समस्याएं आई, जैसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर फलों की खराब रंगत और ज्यादा ऊंचाई पर फल पकने में देरी। जलवायु परिवर्तन ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उत्पादकता और लाभ दोनों में कमी आई। इन समस्याओं को हल करने के लिए दूसरी रंगीन किस्मों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये ऐसी किस्में थी जो ज्यादा उपज दे सकती थी और इनसे 2 गुनी आय प्राप्त की जा सकती थी। उत्पादकता में कमी और खराब गुणवत्ता के कारण हिमाचल प्रदेश की मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर डॉक्टर YS परमार के निर्देशन में कृषि विज्ञान केंद्र रोहडू ने कई प्रयास किए। इन प्रयासों का मकसद स्वादिष्ट किस्मों का रंगत में सुधार करना था। डॉक्टर परमार का संबंध बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय सोलन से है। इस तरह 2005 से 2009 के बीच रंगीन यानी स्पर प्रकार के उपभेदों का आकलन किया गया। ये कोशिशें रंग ला रही थी। यही वजह है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने 2010 से 2018 के दौरान 100 किसानों को साथ लेकर सीमावर्ती प्रदर्शनों का संचालन किया। इसके साथ ही 4,000 से अधिक किसानों और सेब उत्पादकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कई क्षमता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नियमित रूप से बागानों के दौरे किए और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। इससे उपयुक्त किस्मों के मातृ पौधे विकसित करने में किसानों को मदद मिली। कृषि विज्ञान केंद्र ने पिछले 1 दशक में रंगीन उपभेद यानी स्पर प्रकार की 50,000 से अधिक प्रजातियों की रोपण सामग्री उपलब्ध कराई। इन प्रजातियों में गेल गाला, स्कारलेट स्पर और रेड चीफ वगैरह शामिल है। 1 हेक्टेयर जमीन पर पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय डिलीशियस किस्म के पौधों की संख्या 300 होती है, जबकि इतने ही रकबे में स्पर प्रकार के रंगीन उपभेदों के पौधों की संख्या 600 रखने का सुझाव दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र ने गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति के अलावा जिले के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिक तरीके से बाग लगाने में किसानों का मार्गदर्शन किया। जैसे गीले इलाकों में रोपाई समुच्च प्रणाली में की गई, जबकि घाटी में किसानों को स्थलाकृति के आधार पर वर्गाकार, आयताकार या षटकोण प्रणाली अपनाने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश की मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर इन रंगीन उपभेदों या स्पर किस्मों ने शुरुआत में ही उत्साहजनक परिणाम दिखाए। इसके बाद जिले के कई हिस्सों में बागवानों ने अपने पुराने बागों को बदलने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। सेब की डिलीशियस किस्म की औसत उपज 7.7 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो अब इन उपभेदों के प्रतिस्थापन के कारण बढ़कर 19.4 टन हो गई है। इसी तरह पारंपरिक स्वादिष्ट किस्मों से जहां प्रति हेक्टेयर 1,59,000 रुपए की आमदनी हो रही थी, वहीं सेब के स्पर प्रकार की खेती से शुद्ध लाभ औसतन 9,16,000 रुपए तक जा पहुंचा।
इस समय जिले का 25% यानी 9,500 हेक्टेयर रकबा स्पर प्रकार और रंगीन उपभेदों के बागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस परिवर्तन की वजह से किसानों और खेतीहर मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार मिला है। और अब बात करते हैं कृषि कैलेंडर की, जिसके तहत हम आपको ये जानकारी देते हैं कि इस वक्त पर कौन सी फसलें हैं और उन फसलों के लिए आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आज कृषि कैलेंडर में बात होगी टमाटर की खेती की। टमाटर की फसल के लिए किन किन विशेष बातों का आपको ख्याल रखना है, देखिए। अप्रैल माह में टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से हानि की संभावना बनी रहती है। इसकी सुंडी कच्चे एवं पके फलों में छेद कर सकती है। रोकथाम के लिए प्रभावित फसलों को नष्ट कर देना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए मेलाथियन दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि छिड़काव से पहले टमाटर के सभी फलों को तोड़ लें। वहीं छिड़काव के बाद 3-4 दिन तक फलों की तोड़ाई नहीं करनी चाहिए। और कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम खेती किसानी से जुड़ी और भी जानकारियां होंगी आपके लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसी भी क्षेत्र में कोई भी पहचान बनाने के लिए उम्र का कभी कोई बंधन नहीं होता। इसकी जीती जागती मिसाल है 105 साल की महिला किसान पपम्मल। और उन्होंने बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही जिस तरह से खेती किसानी के कार्यों को अपनाया और अब तक कई लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। जैविक खेती और जैविक खेती से जुड़े लाभ जिस तरह से उन्होंने बताए हैं, इसी को सराहते हुए उन्हें 2021 के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पपम्मल 105 वर्षीय तमिलनाडु की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान हैं। पपम्मल अपने उम्र की अपने क्षेत्र की एकमात्र अकेली किसान है जो कि जैविक खेती करती हैं। पपम्मल कृषि के क्षेत्र की अग्रणी मानी जाती हैं। उनके पास 2.5 एकड़ खेत है जिसमें वे प्रतिदिन खेती करती हैं। साथ ही ये तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से भी जुड़ी हुई हैं। पपम्मल जैविक खेती के प्रति बेहद जागरूक हैं। साथ ही इसे बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनकी जैविक खेती के प्रति रुझान और जैविक खेती को बढ़ावा देने में किए गए सफल प्रयासों को देखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया था। विरासत में उन्हें एक दुकान मिली जिससे शुरुआत में इन्होंने व्यवसाय किया। उससे जो भी मुनाफा हुआ उससे उन्होंने गांव में लगभग 10 एकड़ जमीन खरीदी और तभी से खेती करना शुरू कर दिया। पपम्मल इस खेत में बाजरा, दलहन और सब्जियों की खेती करती थीं। जैविक खेती में पपम्मल शुरुआत से ही गहरी रुचि रखती थी। साथ ही जैविक खेती के विकास के लिए कृषि संस्थानों द्वारा आयोजित सम्मेलनों में बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल होती थीं। अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रही थीं। 1959 में पपम्मल थेकमपट्टी पंचायत की पार्षद चुनी गई। पपम्मल का मानना है कि कृषि के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल की जा सकती है। इन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को भी जैविक खेती में बढ़ चढ़ कर शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 105 वर्षीय पपम्मल जैसी सफल महिला किसान खेती से जुड़े सभी प्रगतिशील किसानों के लिए प्रेरणा बन गई हैं।
हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से सब परेशान हैं, सबके लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में हमारे किसान भाई बहन हैं और साथ ही साथ खेतीहर मजदूर हैं जो लगातार अपने खेती किसानी के कार्यों में जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर सरकार भी सजग है। हर वो कोशिश सुनिश्चित की जा रही है कि किसानों को और खेतीहर मजदूरों को अपने काम में किसी तरह का कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना हो और न सिर्फ खेती किसानी को लेकर बल्कि कटाई के बाद जब बिक्री के लिए आगे जाया जाए तब भी किसी तरह की किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट है आपके लिए। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी तमाम जानकारियां यूं ही जारी रहेंगी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का। फिलहाल खेतों में कटाई का काम चल रहा है। कटाई के बाद मड़ाई होगी और उसके बाद बाजार में उस फसल को लेकर जाया जाएगा। बाजार जब आप फसल को लेकर जाएंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी। कौन कौन सी वो सावधानियां हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इस बार देश में 3,15,80,000 हेक्टेयर रकबे में गेहूं बोया गया। 80% से भी ज्यादा फसल कट चुकी है, यानी कटाई अब आखिरी दौर में है। राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80%, हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक गेहूं काटा जा चुका है।
उम्मीद है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अप्रैल के अंत तक कटाई पूरी हो जाएगी। दालों की बात करें तो इस बार 1,58,10,000 हेक्टेयर में बोई गई दलहनी फसलों में चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पहले ही पूरी हो चुकी है। जहां तक गन्ने का सवाल है तो इस साल 48,52,000 हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की फसल लगी थी। इसमें से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में कटाई पूरी हो गई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 92 से 98% फसल काटी जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 84% ही कटाई हो पाई है। अनुमान है कि ये मई के मध्य तक जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 45,32,000 हेक्टेयर में बोई गई धान में से 18,73,000 हेक्टेयर की कटाई हो चुकी है। बाकी फसल भी कटाई के लिए तैयार हो रही है। तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई लगभग 70 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम में कटाई का काम पूरा हो चुका है। हरियाणा में भी कटाई लगभग पूरी हो गई है और पंजाब में करीब 77% काम हुआ है। मूंगफली की बुआई 7,34,000 हेक्टेयर में की गई थी। इसकी 62% से ज्यादा फसल काटी जा चुकी है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग पारंपरिक जैविक खेती को प्रमाणित जैविक खेती में तब्दील करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है और इसीलिए नैन कोवरी और कार निकोबार ये दो ऐसे इलाके हैं, दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां का 14,000 हेक्टेयर ज़मीन है जिसको स्थानांतरित किया गया है, परिवर्तित किया गया है जैविक खेती के लिए। इससे क्या लाभ होंगे और कैसे ये और क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं आगे आने वाले दिनों में लाई जा सकती हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैन कोवरी पारंपरिक रूप से जैविक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। प्रशासन ने इन द्वीपों में जीएमओ बीज की किसी भी रासायनिक बिक्री, खरीदारी और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर जमीन के मालिकाना हक, काम करने के तरीके और बीते समय में अपनाई गई पद्धति को लेकर डेटाबेस तैयार किया है। एक विशेषज्ञ समिति ने जैविक स्थिति का सत्यापन किया है और पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेट स्कीम के तहत क्षेत्र को जैविक प्रमाण देने की सिफारिश की है। इन रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार निकोबार और द्वीपों के समूह नैन कोवरी के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र दे दिया है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों, झारखंड और छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेल्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में खेती रसायनों से मुक्त है। इन क्षेत्रों को बिना किसी खास मेहनत के तुरंत ही जैविक प्रमाणीकरण के तहत लाया जा सकता है, क्योंकि देश में अब अनूठा त्वरित प्रमाणन कार्यक्रम लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन यानी LAC उपलब्ध है। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग राज्यों के साथ मिलकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करते हैं और उन्हें जैविक खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में प्रमाणित करने का काम करते हैं। इसके साथ ही ब्रांडिंग और लेबलिंग के माध्यम से उस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पाद को पहचान कर मार्केटिंग के जरिए बाजार दिलाने की कोशिश भी हो रही है। इतना ही नहीं, अलग अलग किसानों को प्रमाणित जैविक श्रेणी में लाने के लिए एक जैविक प्रमाणीकरण सहायता योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यक्तिगत किसान NPOP या पीजीएस इंडिया की किसी भी प्रचलित प्रमाणन प्रणाली के तहत प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। लक्षद्वीप और लद्दाख भी अपने पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित जैविक क्षेत्र में बदलने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके इन पर्वतीय क्षेत्रों में देश के उभरते जैविक खाद्य बाजार की सीधी पहुंच होगी। रासायनिक इस्तेमाल वाले क्षेत्रों को जैविक योग्यता के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है।
इस अवधि के दौरान किसानों को जैविक कृषि मानकों को अपनाना होता है, लेकिन LAC एक त्वरित प्रमाणन प्रक्रिया है जो कम लागत वाली है। इसमें किसानों को प्रमाणित जैविक उत्पादों की मार्केटिंग के लिए 2 से 3 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकार कृषि के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रगतिशील है, कार्य कर रही है और इसी के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो कि दिया गया है। और ये जो बजट है ये काम आएगा खेती का, जो कटाई का काम फिलहाल चल रहा है उसके उपरांत का जो भी प्रबंधन है उसके लिए। अलावा उसके हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि 1000 ऐसी नई मंडियां हैं जिनको ई नाम से जोड़ने की भी सरकार की योजना है और इसका सीधा जो लाभ है वो किसान भाई बहनों को ही होने वाला है। इस रिपोर्ट के जरिए और जानकारी आपको इससे जुड़ी हुई देते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। सरकार लगातार किसान भाई बहनों के फायदे के लिए मोबाइल पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है ताकि सीधा लाभ किसान भाई बहन उस ऐप के जरिए ले पाएं। फसल बीमा योजना को लेकर भी एक ऐप लॉन्च किया गया है। क्या ये ऐप है, क्या क्या जानकारी आप इससे हासिल कर सकते हैं, आइए देखिए। फसल बीमा मोबाइल ऐप। फसल बीमा मोबाइल ऐप किसानों, राज्यों, बीमा कंपनियों और बैंकों सहित सभी हितधारकों के लिए उपयोगी है। कृषि विभाग, सहकारिता और किसान कल्याण द्वारा किसानों के हित में लॉन्च किया गया है। फसल बीमा ऐप में PMFBY और WBCIS दोनों बीमा योजनाओं को कवर किया गया। किसानों को बीमा की किस्त और उसकी कट ऑफ डेट की जानकारी प्रदान करता है। बीमित किसान फसल खराब होने की शिकायत 72 घंटों में फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। बीमा के साथ साथ किसानों को ऋण और बैंकों के साथ एकीकरण की सुविधा भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप और वेब पर फसल की लोकेशन के जरिए बीमा कंपनी से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खेती किसानी के लिए मौसम की सटीक जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है और आने वाले वक्त में आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको बताते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। बिहार में भी कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओलों के आसार। झारखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ बिजली की संभावना। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ चमकेगी बिजली। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं और बिजली संभव।
विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ चमकेगी बिजली। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बिजली संभव। उत्तराखंड और दिल्ली में भी कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली के आसार। पंजाब और हरियाणा में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली का अनुमान। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चल सकती है धूल भरी आंधी। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं अलग-अलग मंडियों में कैसा रहा कृषि जिंसों का भाव। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं का औसत भाव 1840 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं लालसोट मंडी में इसका भाव 1830 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सूरतगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे 1925 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं का औसतन भाव 1975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं चौबेपुर मंडी में गेहूं के सौदे 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का औसत भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हम सब जानते हैं कि आज के समय में अपडेट रहना कितना जरूरी है और ऐसे में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ट्विटर अपडेट्स पर। कृषि अवसंरचना फंड यानी AIF कृषि प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाएगा। कृषि अवसंरचना फंड के आवेदनों ने 8000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। 4000 करोड़ से अधिक को मंजूरी मिली। कृषि अवसंरचना फंड ने 8216 करोड़ के बराबर के 8665 आवेदन प्राप्त करने के बाद 8000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स में 58%, कृषि उद्यमियों में 24% और अलग अलग किसानों में 13% का है। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपका जो भी सुझाव है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं कृषि दर्शन DDK@gmail.com पर।